गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर धीरज बाकवालिया, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू। आज अपन शुरू करने जा रहे हैं राजस्थान के इतिहास में एक और नया राजवंश, जैसलमेर का भाटी वंश। मैं आपको बता दूं कि आज़ादी से पहले राजस्थान में कुल मिलाकर 19 देसी रियासतें थीं और 3 ठिकाने थे। इन देसी रियासतों में अधिकतर में राजपूत राजवंशों का शासन था। इससे पहले भी बतला चुका हूँ कि तीन रियासतें ऐसी थी जहाँ पर राजपूतों के अलावा दूसरी जातियों का शासन था। एक तो भरतपुर और धौलपुर में जाट और टोंक में मुस्लिम। बस इसके अलावा बाकी जो 16 देसी रियासतें थी, इनमें किसी न किसी रूप में राजपूतों की विभिन्न शाखाओं का ही शासन रहा है। मुख्य रूप से राजस्थान में जो शासन रहा वो एक मेवाड़ का यानी कि उदयपुर, दूसरा ढूंढाड़ यानी जयपुर, तीसरा अजमेर यानी कि चौहान शासन, और इधर मारवाड़ के साइड में 2 शासन व्यवस्थाएं रही राठौड़ों की, एक जोधपुर की शाखा और एक बीकानेर की। इसी के साथ ही इसी के समय ही और इसी पश्चिमी राजस्थान में एक और शाखा का विकास हुआ राजपूतों की, वो थी भाटी राजवंश। हालांकि जिस जैसलमेर की भाटी वंश की अपन बात करने जा रहे हैं, उसकी सर्वप्रथम स्थापना जो है वो हनुमानगढ़ में हुई थी और उसके पश्चात इनके शासकों ने समय के साथ अपनी शक्ति का विस्तार करते हुए अपनी राजधानियों में परिवर्तन किया। और इसी जैसलमेर के भाटी वंश के बारे में आज अपन बात करेंगे। आज निवेदन, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। शुरुआत करते हैं जैसलमेर का भाटी राजवंश। जैसलमेर के शासकों की उत्पत्ति चंद्रवंशीय यादवों की भाटी शाखा से मानी जाती है, यानी कि ये अपने आप को यादववंशी मानते हैं। और आपको बता दूं कि राजस्थान में एक और रियासत थी जो अपने आप को यादववंशी मानती थी, वो थी करौली की देसी रियासत। और जैसे जैसलमेर के शासक अपने आप को चंद्रवंशीय यादव बतलाते हैं, उसी प्रकार से करौली के शासक भी अपने आप को चंद्रवंशीय यादव बतलाते थे। और ये शासक स्वयं को चंद्रवंशीय यादव एवं श्री कृष्ण के वंशज मानते हैं, यानी कि इनका मानना है कि इनकी उत्पत्ति जो है वो चंद्रवंशीय यादव शाखा से हुई है और उसी यादव शाखा से हुई है जिस यादव शाखा के या जिस चंद्रवंशीय यादव शाखा में श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। यानी कि ये अपने आप को कृष्ण के वंशज मानते हैं जो ये तर बस गए थे। जैसे कि इनकी एक शाखा करौली में थी तो एक शाखा यहाँ पर जैसलमेर में भाटी शासक के रूप में स्थापित हुई थी। जैसलमेर के भाटी वंश का प्रादुर्भाव भाटी, जिसे भट्टी के नाम से जाना जाता है, से माना जाता है और भट्टी के वंशज ही भाटी कहलाने लगे। हम यूँ कह सकते हैं कि जिस जैसलमेर के भाटी राजवंश की हम बात कर रहे हैं, इनका आदि पुरुष भट्टी नाम का व्यक्ति हुआ करता था और भट्टी के वंशज होने के कारण से ये लोग भाटी कहलाए। और ये जो जैसलमेर के भाटी वंश कह लीजिए या हनुमानगढ़ भाटी वंश कह लीजिए, इनका सर्वप्रथम व्यक्ति जो था वो भट्टी था। और इसी भट्टी ने सबसे पहले हनुमानगढ़ में, जिसे उस समय बटनेर के नाम से जाना जाता था, उसमें अपने वंश की शुरुआत की, अपने वंश की स्थापना की, अपनी रियासत की स्थापना की थी। भट्टी के पुत्र भूपत ने 285 ईस्वी में बटनेर हनुमानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाकर इसे अपनी राजधानी बनाया। यानी कि जिस भट्टी को भाटियों का आदि पुरुष माना जाता है, उस भट्टी का पुत्र था जो इनका सबसे पहला शासक भी माना जाता है, भूपत। और इस भूपत ने इस ईस्वी सन 285 में, यानी कि आज से लगभग 1800-1900 साल पहले, ईस्वी सन 285 में बटनेर, जिसे आज हम हनुमानगढ़ के नाम से जानते हैं, बटनेर दुर्ग का निर्माण करवाया। आज भी आप बटनेर दुर्ग या हनुमानगढ़ दुर्ग को देख सकते हैं, बड़ी ही मजबूती के साथ बनाया गया किला है। और इतिहास ये कहता है कि इस किले को सबसे ज़्यादा आक्रमणों का सामना करना पड़ा। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि
इधर से अफगानिस्तान, पाकिस्तान, फारस, ईरान से जो भी आक्रमण हुए थे, तुर्की आदि से, वो सारे के सारे आक्रमण इसी रास्ते से होते थे। और भारत में प्रवेश करने के पश्चात सबसे मजबूत जो राज्य था, जो सबसे मजबूत किला जो था, वो बटनेर का या हनुमानगढ़ का ही माना जाता था। और ये चूँकि रास्ते पर स्थित था, इसलिए अधिकांश हमले सर्वप्रथम इसी किले को ही झेलने पड़ते थे। इसलिए भट्टी के पुत्र भूपत ने 285 ईस्वी में बटनेर यानी कि हनुमानगढ़ के दुर्ग का निर्माण करवाकर इसे अपनी राजधानी बनाया। ये भाटियों की पहली राजधानी बना। मांडन राव ने मारोट नगर तथा मारोट के किले का निर्माण आरंभ करवाया तथा राव सूरसेन ने मारोट को अपनी राजधानी बनाया। सबसे पहले भाटियों की जो राजधानी थी वो बटनेर यानी हनुमानगढ़ थी। उसके पश्चात इनका जो अगला वंशज हुआ मांडन राव, इस मांडन राव ने मारोट नगर, एक मारोट नामक एक किले का निर्माण करवाया। और इस किले का निर्माण तो इसने अवश्य आरंभ करवाया था, लेकिन इसके समय में इस किले का कार्य पूर्ण नहीं हो पाया। फिर इनके अगले वंशज हुए राव सूरसेन, और सूरसेन के समय मारोट के किले का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया। इसलिए सूरसेन ने आखिरकार बटनेर के स्थान पर मारोट को अपनी राजधानी बनाया था। मारोट को राजधानी बनाने का सबसे बड़ा कारण यही था कि बटनेर को बहुत ही ज़्यादा आक्रमणों का शिकार होना पड़ता था। जो भी आक्रमण होते थे, पश्चिम से होने वाले आक्रमण, उत्तर से होने वाले आक्रमण, वो सारे के सारे आक्रमण बटनेर को ही झेलने पड़ते थे। इसलिए बटनेर ज़्यादा सुरक्षित नहीं था। इसी कारण से आखिरकार सूरसेन ने मारोट को अपनी नई राजधानी के रूप में स्थापित किया, यानी कि भाटियों की ये दूसरी राजधानी बनी, पहली बटनेर और दूसरी मारोट। 787 ईस्वी के लगभग इनके वंशज तनु ने तनोट दुर्ग का निर्माण करवाया। तनोट, जिसे आज हम जैसलमेर में देखते हैं, सीमा पर स्थित है। तनोट माता का मंदिर बहुत फेमस है, जो सैनिकों की देवी के रूप में जानी जाती है। इस तनोट की स्थापना भाटियों के एक वंशज जिसे तनु के नाम से जाना जाता है, राव तनु, इसने की थी सन 787 ईस्वी में। और तनोट में इसने अपने नाम के आधार पर तनोट दुर्ग का निर्माण भी करवाया तथा तनोट को अपनी राजधानी बनाया। ये तनोट भाटियों की तीसरी राजधानी बना। सबसे पहले भूपत के समय बटनेर यानी कि हनुमानगढ़, उसके पश्चात राव सूरसेन के समय मारोट, और उसके पश्चात तनु के समय, राव तनु के समय तनोट इनकी तीसरी राजधानी बना। इसी ने तनोट माता के मंदिर का निर्माण भी करवाया। हालांकि पहले वो छोटा सा मंदिर हुआ करता था, आजकल काफ़ी विशाल मंदिर हो गया है। सैनिक यहाँ की देखभाल करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, इसलिए इस मंदिर का काफ़ी विकास हुआ है। और इसी तनोट माता के मंदिर का निर्माण करवाने का जो श्रेय प्रारंभिक रूप में वो दिया जाता है भाटियों के वंशज तनु भाटी को। यहाँ का शासक विजयराज चुड़ाला के नाम से जाना जाता था। तो तनोट का अगला शासक हुआ तनु के पश्चात, उसका नाम था विजयराज। और विजयराज को एक उपाधि मिली हुई थी चुड़ाला, और इसी कारण से विजयराज चुड़ाला के नाम से ये शासक जाना जाता था। रावल देवराज, योगी रत्नु ने देवराज को रावल की उपाधि प्रदान की। योगी रत्नु जो जैसलमेर के इलाके में एक सिद्ध पुरुष थे, इन्होंने भाटियों के वंशज रावल देवराज को, जो पहले रावल नहीं राव लगाते थे, देवराज को रावल की उपाधि प्रदान की। और इसके पश्चात से रावल देवराज के पश्चात जो भी भाटी वंश के शासक हुए, इन्होंने अपने नाम के आगे रावल की उपाधि का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया था। यानी कि पहला व्यक्ति, पहला शासक जिसने रावल की उपाधि का प्रयोग प्रारंभ किया था वो था देवराज, और इसको ये उपाधि योगी रत्नु ने प्रदान की थी। देवराज ने लोद्रवा के पंवार शासकों को पराजित किया तथा लोद्रवा को अपनी राजधानी बनाया। पहले प्रारंभ में जब देवराज भाटियों का वंशज या भाटियों का शासक बना, तो इसकी राजधानी तनोट रही। तनोट से इसने शासन प्रारंभ किया था। लेकिन लोद्रवा जहाँ पर पंवार शासकों का शासन था, तो पंवार शासकों को योगी रत्नु ने रावल देवराज ने पराजित करके लोद्रवा के ऊपर अपना शासन स्थापित किया और लोद्रवा को अपनी राजधानी बनाया। इस प्रकार से लोद्रवा भाटियों की चौथी राजधानी बना। याद रखेगा, पहली बटनेर, दूसरी मारोट, तीसरी तनोट और चौथी लोद्रवा। अभी एक और पांचवी बनेगी जैसलमेर के रूप में। यहाँ तक 4 राजधानियां इनकी बन चुकी थी।
देवराज तथा इसके वंशज रावल उपाधि का प्रयोग करने लगे। देवराज को चूंकि ये उपाधि योगी रत्नों ने प्रदान की थी, इसके पश्चात जितने भी शासक हुए उन सभी शासकों ने अपनी उपाधि जो थी वो रावल के रूप में संबोधित करना प्रारंभ कर दिया और नाम के आगे रावल शब्द लगाते थे। अगले शासक हुए रावल जैसल। रावल जैसल ने लोहद्रवा को असुरक्षित मानते हुए 1155 ईस्वी में जैसलमेर दुर्ग की नींव रखी तथा जैसलमेर नगर की स्थापना कर इसे अपनी राजधानी बनाया। ये भाटियों की 5वीं राजधानी बनी और इस 5वीं राजधानी का श्रेय दिया जाता है रावल जैसल को, जिनके नाम से ये राजधानी जैसलमेर के नाम से जानी गई। जब रावल जैसल भाटियों के वंशज, भाटियों के शासक बने, तब इनकी राजधानी लोहद्रवा हुआ करती थी, लेकिन लोहद्रवा को इन्होंने असुरक्षित माना और असुरक्षित मानते हुए 1155 ईस्वी में इन्होंने जैसलमेर के दुर्ग की नींव रखी, जिसे आज हम जैसलमेर का किला देखते हैं, जो स्वर्णगिरी के नाम से जाना जाता है। उस किले की नींव रखने का श्रेय जो है 1155 ईस्वी में जैसल को, रावल जैसल को दिया जाता है और इन्होंने इसी किले के चारों तरफ जैसलमेर नगर की स्थापना की और जैसलमेर को अपने नई राजधानी के रूप में स्थापित किया। इनके वंशज रावल करण के समय जैन आचार्य जिन प्रबोध सूरी ने जैसलमेर की यात्रा की थी। रावल जैसल के अगले जो उत्तराधिकारी हुए रावल करण, इनके समय प्रसिद्ध जैनाचार्य आचार्य जैन प्रबोध सूरी ने जैसलमेर की यात्रा की थी, यानी कि ये जिन प्रबोध सूरी जैसलमेर आए थे। रावल जैत सिंह, इनके शासनकाल में 1308 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में सेना भेजी, लेकिन इसे सफलता प्राप्त नहीं हुई। उस समय अलाउद्दीन खिलजी जो दिल्ली सुल्तान हुआ करता था और उसकी स्थापना थी अपने विश्व साम्राज्य स्थापित करने की साम्राज्यवादी आचरण के कारण से इसने आसपास के सभी इलाकों को जीतने की मंशा जाहिर की और इसी के कारण से जैसलमेर के किले को घेरने के लिए या जैसलमेर को पराजित करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने सन 1308 ईस्वी में एक सेना भेजी कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में। याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी के 2-3 प्रमुख सेनापति हुआ करते थे, जिसमें एक कमालुद्दीन गुर्ग हुआ करता था, एक मलिक काफूर हुआ करता था और राजस्थान में जितने भी अभियान भेजे गए इन दोनों के ही नेतृत्व में भेजे गए। सन 1308 से 1311 के आसपास जालोर के किले के ऊपर आक्रमण करने के लिए, जो कानर देव के बारे में हम जानते हैं, तो उस समय भी कमालुद्दीन गुर्ग और मलिक काफूर के नेतृत्व में सेना भेजी गई थी और यहाँ जैसलमेर में भी जैसलमेर के शासक जो जैत सिंह थे, इनके विरुद्ध भी अलाउद्दीन खिलजी ने 1308 ईस्वी में कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में सेना भेजी, लेकिन कमालुद्दीन गुर्ग को जैसलमेर प्राप्त करने में कामयाबी प्राप्त नहीं हुई। इसके बाद मलिक काफूर के नेतृत्व में सेना भेजी, लेकिन यह भी जैसलमेर दुर्ग पर अधिकार नहीं कर पाया। दूसरा व्यक्ति जिसको अलाउद्दीन खिलजी ने जैसलमेर पर अधिकार करने के लिए भेजा था वो था मलिक काफूर। अभी मैंने आपको बताया कि 2 प्रमुख सेनापति हुआ करते थे, कमालुद्दीन गुर्ग और मलिक काफूर, और दोनों ही इस जैसलमेर के किले पर अधिकार करने में कामयाब नहीं रहे और यही वो समय था 1308 से 1311 के बीच का, जब अलाउद्दीन खिलजी ने कमालुद्दीन गुर्ग और मलिक काफूर इन दोनों के नेतृत्व में जालोर के ऊपर अधिकार करने के लिए भी सेना भेजी थी। जैसे अगर कमालुद्दीन गुर्ग जालोर रहा तो मलिक काफूर जैसलमेर रहा, और यदि मलिक काफूर जालोर रहा तो कमालुद्दीन गुर्ग जैसलमेर रहा। इन दोनों को इस प्रकार से आसपास के इलाके में अधिकार स्थापित करने के लिए भेजा गया था। अलाउद्दीन खिलजी ने पुनः कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में सेना भेजी। इसी समय रावल जैत सिंह का देहांत हो गया। सबसे पहले कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में सेना भेजी, ये कामयाब नहीं हुआ, इसको वापस बुला लिया गया। फिर मलिक काफूर के नेतृत्व में सेना भेजी, ये भी कामयाब नहीं हुआ, इसे पुनः वापस बुला लिया गया। फिर तीसरी बार अलाउद्दीन खिलजी ने पुनः कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में सेना भेजी। जब तीसरी बार कमालुद्दीन गुर्ग जैसलमेर आया, उस समय जैसलमेर के जो शासक हुआ करते थे रावल जैत सिंह, इनका देहांत हो जाता है और इनके पश्चात इनका अगला उत्तराधिकारी होता है रावल मूलराज प्रथम। रावल जैत सिंह की मृत्यु के पश्चात इनका पुत्र रावल मूलराज प्रथम शासक बना। जब रावल मूलराज प्रथम जैसलमेर का शासक बनता है, उसी समय किले के चारों तरफ अलाउद्दीन खिलजी की सेना थी कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में, और कमालुद्दीन गुर्ग ने
जैसलमेर के किले का घेरा डाल रखा था और जैत सिंह की मृत्यु हो गई थी। मूलराज प्रथम अगला उत्तराधिकारी था और उसको इस समस्या का सामना करना था। इनके समय दुर्ग में खाद्य सामग्री की कमी होने के कारण दुर्ग के द्वार खोल दिए गए, क्योंकि काफी लंबा समय तक घेरा बनाए रखा था। पहले कमालुद्दीन गुर्ग आया, फिर उसके पश्चात मलिक काफूर आया, फिर से कमालुद्दीन गुर्ग आया और ये घेरा लगभग 7-8 साल तक चलता रहा था। और इतने लंबे समय तक जैसलमेर का घेरा डाले जाने के कारण से जैसलमेर किले के भीतर खाद्य सामग्री की कमी हो गई। याद रखेगा, जैसलमेर किले को लिविंग फोर्ट कहा जाता है। जैसे कि राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट जो है वो चित्तौड़गढ़ का किला है। चित्तौड़ के किले में आज भी लोग रहते हैं, वो कोई सुनसान इलाका नहीं है, वहाँ पर लोग रहते हैं, आज भी वहाँ पर आवागमन होता है, आज भी खेती बाड़ी होती है। ठीक उसी प्रकार से दूसरा जो लिविंग फोर्ट है वो जैसलमेर का है। जैसलमेर के किले के भीतर उसका जो मेन दरवाजा है उसके भीतर लोग रहते हैं, बहुत तायत में रहते हैं, बहुत बड़ी संख्या में रहते हैं, पूरा मार्केट है, मंदिर है, मस्जिद है, सब कुछ है। तो वो लोग उसी समय भी रहा करते थे और काफ़ी समय तक तो इन्होंने इस समस्या का सामना किया, लेकिन काफ़ी सालों के पश्चात घेरा डाले जाने के कारण से आखिरकार किले के भीतर खाद्य सामग्री की कमी होने लग गई तथा मूलराज अपने वीर सैनिकों के साथ युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुआ तथा वीरांगनाओं ने जौहर किया। जब खाद्य सामग्री की बहुत ज़्यादा मात्रा में कमी हो गई तब मूलराज के पास कोई चारा नहीं था, तो उन्होंने आखिरकार खाद्य सामग्री कमी के कारण से दुर्ग के दरवाजे खोल दिए और शत्रु सेना पर टूट पड़े और मूलराज प्रथम अपने वीर सैनिकों के साथ युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। और इसी समय जो किले के भीतर वीरांगनाएं थी, जो महिलाएं थी, इन्होंने आखिरकार जौहर किया। लगभग 1315-16 ईस्वी में अलाउद्दीन का जैसलमेर दुर्ग पर अधिकार हो गया। यह जैसलमेर का प्रथम शाखा माना जाता है। याद रखिएगा, जैसलमेर का 2.5 शाखा प्रसिद्ध है, 2 तो पूर्ण शाखा, एक अर्ध शाखा। अब ये पंचर शाखा करेंगे, ये पहला शाखा है जो लगभग 1315-16 के आसपास हुआ था। और इसी समय जब ये शाखा हुआ, जब मूलराज प्रथम वीरगति को प्राप्त हुए, वीरांगनाओं ने जौहर किया, तब अलाउद्दीन का इस किले पर यानी कि जैसलमेर दुर्ग पर अधिकार हो जाता है। और 1315-16 ईस्वी में आखिरकार ये किला अलाउद्दीन खिलजी के अधीन चला जाता है और इस समय यहाँ पर शाखा होता है। रावल दूदा ने जैसलमेर दुर्ग पर पुनः अधिकार कर लिया, यानी कि अभी 1315-16 के आसपास अलाउद्दीन खिलजी ने जैसलमेर दुर्ग पर अधिकार किया था और अधिकार करने के कुछ समय पश्चात अलाउद्दीन खिलजी वापस लौट जाता है। उसकी सेना का कुछ भाग वहाँ पड़ा रहता है। कमालुद्दीन गुर्ग भी वापस दिल्ली लौट जाता है, उसकी सेना वहाँ पर पड़ी थी और इस सेना को एक छोटे से संघर्ष में रावल दूदा ने पराजित करके पुनः जैसलमेर दुर्ग पर अधिकार स्थापित कर लिया। यानी कि रावल दूदा ने आखिरकार यूँ कह सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी से जैसलमेर का किला छीन लिया था। इनके समय दिल्ली सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने जैसलमेर दुर्ग पर आक्रमण किया। रावल दूदा ने जब जैसलमेर दुर्ग को वापस हथिया लिया था तो उसके पश्चात जो दिल्ली के अगले सुल्तान बने थे फिरोज शाह तुगलक, यानी कि खिलजी का शासन समाप्त हो चुका था, एक नया राजवंश दिल्ली में स्थापित हो गया था, तुगलक राजवंश। और इस तुगलक शासन के फिरोज शाह तुगलक ने आखिरकार रावल दूदा के समय जैसलमेर दुर्ग पर आक्रमण किया था। इस युद्ध में रावल दूदा, त्रिलोक सिंह तथा अपने अन्य भाटी सरदारों के साथ वीरगति को प्राप्त हुए तथा वीरांगनाओं ने जौहर किया था। रावल दूदा और उसका पुत्र त्रिलोक सिंह इस युद्ध में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए और अन्य बहुत से भाटी सरदार भी इस युद्ध में लड़ते हुए, जो फिरोज शाह तुगलक के विरुद्ध लड़ा गया था, इस युद्ध में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। और जैसलमेर के किले के भीतर जो महिलाएं थी, जो वीरांगनाएं थी, इन्होंने आखिरकार जौहर किया था। यह जैसलमेर का दूसरा शाखा माना जाता है जो 1342 ईस्वी में हुआ था। अभी अपने बात की 1315-16 ईस्वी में जैसलमेर का प्रथम शाखा हुआ और दूसरा जो शाखा होता है वो 1342 ईस्वी में होता है रावल दूदा के समय। पहला मूलराज प्रथम के समय, दूसरा रावल दूदा के समय। पहला अलाउद्दीन खिलजी के युद्ध के या आक्रमण के समय, दूसरा फिरोज शाह तुगलक के आक्रमण के समय। और इस प्रकार से 2 शाखे जैसलमेर में संपन्न हुए। रावल मूलराज के भाई रतन सिंह का पुत्र था। रावल मूलराज जिनके समय में जैसलमेर का प्रथम शाखा होता है 1315-16 ईस्वी में,
और इस युद्ध में रावल मूलराज मारे गए थे। तो रावल मूलराज का भाई था रतन सिंह, रावल रतन सिंह का पुत्र था रावल गढ़सी, जो रावल दूदा के पश्चात अगला उत्तराधिकारी बना जैसलमेर के भाटी राजवंश का। तो रावल गढ़सी रावल मूलराज के भाई रतन सिंह का पुत्र था। इसने 1343 ईस्वी के आसपास जैसलमेर दुर्ग पर अधिकार किया। 1342 ईस्वी में जैसलमेर दुर्ग फिरोज शाह तुगलक के अधीन जा चुका था, क्योंकि फिरोज शाह ने आक्रमण किया था और रावल दूदा जो वहाँ का शासक था वो मारा गया था। और इस प्रकार से फिरोज शाह तुगलक का 1342 ईस्वी में जैसलमेर पर अधिकार हो जाता है। और जब जैसलमेर का अगला शासक बनता है रावल गढ़सी, तो इसने आखिरकार 1343 ईस्वी में जैसलमेर दुर्ग पर वापस अधिकार कर लिया। फिरोज शाह तुगलक की जो बच्ची कुची सेना थी, इसको आखिरकार पराजित करके वहां से खदेड़ दिया गया और 1343 ईस्वी में फिर से जैसलमेर भाटी राजवंश के अधीन आ गया। रावल गढ़सी ने जैसलमेर में गढ़सीसर तालाब का निर्माण करवाया। आज भी बहुत ही सौंदर्य का प्रतीक जैसलमेर का गढ़सीसर तालाब देखा जा सकता है। जैसे ही अपन जैसलमेर में प्रवेश करते हैं तो बाईं तरफ गढ़सीसर तालाब आता है, बहुत ही सुंदर प्रतीक के रूप में बनाया हुआ है। और इसी रावल गढ़सी ने आखिरकार इस गढ़सीसर तालाब का निर्माण करवाया था। रावल रावल गढ़सी के पश्चात जो अगले महत्वपूर्ण शासक हुए हैं वह रावल लक्ष्मण सिंह ने जैसलमेर दुर्ग में लक्ष्मीनाथ, जिसे भगवान विष्णु का मंदिर कहा जाता है, भगवान का मंदिर बनवाया। मैं आपको बतला दूं कि जब भी आप कभी जैसलमेर दुर्ग का भ्रमण करो, कभी जैसलमेर दुर्ग आपको जाने का अवसर मिले, तो दुर्ग के मुख्य द्वार में प्रवेश करने के पश्चात जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, आपको एक बहुत लंबा चौड़ा मार्केट भी देखने को मिलेगा, बहुत सारे मंदिर भी देखने को मिलेंगे, विशेष रूप से जैन मंदिर भी देखने को मिलेंगे। और इन्हीं मंदिरों की श्रृंखला में एक मंदिर जो आता है वो है लक्ष्मीनाथ भगवान का मंदिर या विष्णु भगवान का मंदिर। और इस मंदिर का निर्माण करवाने का श्रेय रावल लक्ष्मण सिंह को है। और रावल लक्ष्मण सिंह ने आखिरकार आगे देखिए लक्ष्मीनाथ भगवान को मुख्य शासक मानकर स्वयं को उनका प्रतिनिधि मानकर शासन किया। जिस प्रकार से मेवाड़ के शासक एकलिंग जी को मुख्य शासक मानते थे, स्वयं को एकलिंग जी का दीवान मानते थे और एकलिंग जी के नाम से शासन करते थे, इसी प्रकार से रावल लक्ष्मण सिंह ने जैसलमेर दुर्ग के भीतर भगवान विष्णु का लक्ष्मीनाथ मंदिर बनवाया और भगवान लक्ष्मीनाथ को या भगवान विष्णु को जैसलमेर का मुख्य शासक माना और उनका प्रतिनिधि मानकर खुद को उनका प्रतिनिधि मानकर ही जैसलमेर में शासन किया था। जिस लक्ष्मण सिंह इनके परम भक्त के रूप में जाने जाते हैं। अगले शासक बनते हैं रावल बेर सिंह। इन्होंने 1441 ईस्वी में रत्नेश्वर महादेव के विशाल मंदिर का निर्माण करवाया था। ये मंदिर भी आपको जैसलमेर दुर्ग के भीतर देखने को मिलेगा। कौन सा मंदिर? रत्नेश्वर महादेव का मंदिर। मैं आपको बतला दूं कि जैसलमेर दुर्ग के भीतर बहुत बड़ी मात्राओं में मंदिर बने हुए, जिनमें हिंदू मंदिर भी है, जैन मंदिर भी है। और इनमें से एक जो लक्ष्मीनाथ का मंदिर था वो रावल लक्ष्मण सिंह ने बनवाया था और एक मंदिर जो रत्नेश्वर महादेव का मंदिर है उसका निर्माण करवाने का श्रेय रावल बेर सिंह को जाता है। इन्होंने सन 1441 ईस्वी में इस विशाल मंदिर का निर्माण करवाया था जो आज भी वहां पर देखा जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि राव रणमल की चित्तौड़ में हत्या होने के बाद राव जोधा को बेर सिंह ने राज्य में शरण दी थी। मेवाड़ और मारवाड़ के संबंध काफी बिगड़ गए थे और वो हुआ था राणा लाखा से हंसाबाई के विवाह के पश्चात। हंसाबाई जो जोधपुर की राजकुमारी हुआ करती थी, राणा लाखा जो मेवाड़ के शासक हुआ करते थे। रणमल की जो बहन थी वो हंसाबाई थी और हंसाबाई का विवाह राणा लाखा के साथ होने के पश्चात रणमल भी मेवाड़ में जाकर रहने लग गया और रणमल का हस्तक्षेप मेवाड़ के शासन में काफ़ी बढ़ गया। और फिर उसके पश्चात रणमल की हत्या करने का प्रयास वहाँ पर किया गया मेवाड़ में। और उस समय जब रणमल की हत्या मेवाड़ में की गई थी तो मेवाड़ में रणमल का पुत्र राव जोधा जो मारवाड़ का जोधपुर का शासक बनता है वो आखिरकार उस समय मेवाड़ में था। और रणमल की हत्या होने के कारण से रणमल जो राव जोधा के पिता थे, रणमल की हत्या होने के कारण से राव जोधा को वहाँ से भगाया गया और राव जोधा भागते हुए ऐसा कहा जाता है कि जैसलमेर पहुँचे, क्योंकि उनको डर था कि जोधपुर में भी उनकी हत्या की जा सकती है, इसलिए वो जैसलमेर आए। और ऐसा कहा जाता है कि उस समय रावल बेर सिंह जैसलमेर शासक हुआ करते थे और इन्होंने राव जोधा को जैसलमेर में अपने यहाँ पर शरण प्रदान की थी, ऐसा माना जाता है। इतिहास में ऐसा लिखा गया है।
रावल जैत सिंह द्वितीय। इनके समय बीकानेर के शासक राव लूणकरण ने जैसलमेर पर आक्रमण किया था। हालांकि जोधपुर और बीकानेर के बीच में कई संघर्ष देखे गए और बीकानेर और जैसलमेर के बीच में भी कुछ संघर्ष देखे गए और उनमें एक संघर्ष था राव लूणकरण जो बीकानेर के शासक हुआ करते थे। इन्होंने जैसलमेर के ऊपर आक्रमण किया। जैसलमेर में उस समय शासक हुआ करते थे रावल जैत सिंह द्वितीय। एक तो रावल जैत सिंह पहले आए थे जिनके समय अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, बाद में इनके बीच में इनका देहांत हो गया था। और दूसरे रावल जैत सिंह जो जिन्हें रावल जैत सिंह द्वितीय के नाम से जाना जाता है, ये इस समय शासक थे और इस समय बीकानेर के शासक राव लूणकरण ने जैसलमेर पर आक्रमण किया था। रावल जैत सिंह द्वितीय ने शांतिनाथ जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। ये जैन मंदिर भी जैसलमेर दुर्ग के भीतर स्थित है जिसका नाम है शांतिनाथ जैन मंदिर और इसका निर्माण का श्रेय रावल जैत सिंह द्वितीय को जाता है। अगले शासक हुए रावल लूणकरण 1528 से 1550 ईस्वी। अभी अपने बात की राव लूणकरण जो बीकानेर के शासक थे, ये थे रावल लूणकरण जो जैसलमेर के शासक हुए 1528 से 1550 ईस्वी में। रावल जैत सिंह द्वितीय के पश्चात लूणकरण जैसलमेर के शासक बनते हैं। रावल जैत सिंह द्वितीय के पश्चात उनके जो उत्तराधिकारी होते हैं वो होते हैं लूणकरण रावल लूणकरण। इसने अपनी पुत्री उमादेव का विवाह जोधपुर शासक मालदेव के साथ किया जो इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध है। आप यदि इतिहास पर दृष्टिपात करेंगे तो जोधपुर के जो शासक थे मालदेव, राव मालदेव, इनकी एक पत्नी हुआ करती थी रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध उमादेव भटियाणी। इनका पूरा नाम थे उमादेव भटियाणी और ये उमादेव भटियाणी जो थी वो जैसलमेर के शासक रावल लूणकरण की पुत्री थी और इनका विवाह उमादेव का विवाह जोधपुर के शासक मालदेव के साथ हुआ और शादी के पहले ही दिन मालदेव की और उमादेव की अनबन हो गई और उमादेव उसी समय से जोधपुर छोड़कर अजमेर का जो तारागढ़ किला है उसमें जाकर रहने लगी और इसी कारण से वो पूरी जिंदगी भर मालदेव से रूठी रही थी, इसलिए इसको इतिहास में रूठी रानी के नाम से जाना जाता है। वो रावल लूणकरण की पुत्री थी। कंधार के अमीर अली खान को लूणकरण ने अपने यहाँ शरण दी थी। कंधार यानी कि अफगानिस्तान, उस समय कंधार का शासक हुआ करता था। कंधार का एक भागा हुआ व्यक्ति था अमीर अली खान। इसको लूणकरण रावल लूणकरण ने अपने यहाँ यानी कि जैसलमेर में शरण दी थी, लेकिन अमीर अली खान ने अचानक दुर्ग पर आक्रमण कर दिया। यानी कि अमीर अली खान धोखेबाज निकला और लूणकरण जिसने उसको अपने यहाँ शरण प्रदान की थी उसके ऊपर उसने रात्रि के समय अचानक ही आक्रमण कर दिया था और जैसलमेर दुर्ग को चारों तरफ से घेर कर जैसलमेर दुर्ग में चूंकि वो मौजूद था उसने आक्रमण करके सारे महत्वपूर्ण जो व्यक्ति थे उनके बीच मारकाट करने लग गया, जिस कारण 1550 ईस्वी में लूणकरण युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए। इसी युद्ध में 1550 ईस्वी में लूणकरण इसी अमीर अली खान के साथ युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। इस समय केसरिया तो हुआ लेकिन जौहर नहीं हो पाया। याद रखिएगा सन 1550 ईस्वी में जब अमीर अली खान ने लूणकरण पर आक्रमण किया था उस समय चूंकि रात को अचानक आक्रमण किया गया था, लूणकरण ने तो अमीर अली खान को अपने शरण दी थी, उसको ये आभास तक नहीं था कि अमीर अली खान उसके ऊपर आक्रमण कर देगा, लेकिन अमीर अली खान ने अचानक आक्रमण किया। इसलिए जो राजपूत सरदार थे उन्होंने केसरिया किया यानी कि लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए, लेकिन यहाँ पर जौहर नहीं हो पाया यानी कि वीरांगनाओं ने जौहर नहीं किया। इस कारण इसे अर्धशाखा कहा गया, यानी कि ये पूरा शाखा नहीं था। पूरा शाखा तब होता है जब केसरिया भी हो और जौहर भी हो, यानी कि राजपूत सरदार वीरगति को भी प्राप्त हो और महिलाएं जौहर भी करे, तब उसको शाखा कहते हैं। लेकिन यहाँ पर केसरिया तो हुआ यानी कि राजपूत सरदार वीरगति को तो प्राप्त हुए, लेकिन आखिरकार जौहर नहीं हुआ, महिलाओं ने जौहर नहीं किया, इस कारण से इसको अर्धशाखा कहा जाता है। इस प्रकार से जैसलमेर के 2.5 शाखे प्रसिद्ध है। इस युद्ध में लूणकरण के पुत्र मालदेव ने अमीर अली खान की हत्या कर दुर्ग को अपने अधीन बनाए रखा, यानी कि अमीर अली खान जो दुर्ग पर अधिकार करना चाहता था, लूणकरण से तो युद्ध में मारे गए, लेकिन लूणकरण का पुत्र था मालदेव। इस मालदेव ने अमीर अली खान की इसी युद्ध में हत्या कर दी और इसके कारण से अमीर अली खान इस जैसलमेर के किले पर कब्जा करने या अधिकार करने में कामयाब नहीं हो पाया। इस प्रकार से ये
अर्धशाखा पूर्ण होता। तो ये थे जैसलमेर के ढाई साके। आज के वीडियो में इतना ही। इसको अगली कड़ी के रूप में अगले वीडियो में अपन आगे बढ़ाएंगे और जैसलमेर का इतिहास पूर्ण करेंगे। आशा आपको वीडियो पसंद आया होगा। कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा निवेदन आपसे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।